Install Wisdom C app and find multiple classes free of cost on Wisdom C application. Link is in the description. Yes, a very good morning to all of you friends. हम लोग सीए फाउंडेशन लॉ के लास्ट चैप्टर पे हैं और जिस चैप्टर का नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. ओके, चलो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. चलो तो शुरू करते हैं अपनी क्लास. और एज आई टोल्ड यू कि हम लोग लास्ट पार्ट पे है, लास्ट चैप्टर पे है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. So friends, before starting this act, I would like to give you some idea about this act कि ये एक्ट है क्या, किस पर्पस के लिए आया है और इस एक्ट को लाने का मकसद क्या है. ठीक है, एक क्विकली गो थ्रू करते हैं कि क्यों आया है, किस लिए आया है. बिकॉज अगर आप एक्ट के नाम को देखते हो, इफ यू सी द नेम ऑफ द एक्ट, तो यहां पे आपको नजर आ रहा है, देखो, दैट इज लिमिटेड, दूसरा लायबिलिटी एंड तीसरा पार्टनरशिप. ओके, इफ यू सी लिमिटेड लायबिलिटी और ये जो पार्टनरशिप वर्ड है, इनका मेल नहीं खाता है. क्यों नहीं खा रहा है? बिकॉज लिमिटेड लायबिलिटी होती है एक कंपनी की. ये सुनो, हमने कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा हुआ था कि कंपनी की लायबिलिटी जो है वो एक लिमिटेड नेचर की रहती है, यानी कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नेचर की रहती है. उनकी लायबिलिटी डिपेंड करती है उनके शेयर्स के अमाउंट पे, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो. और अगर मैं बात कर रहा हूं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं होती है. पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो रहती है अनलिमिटेड. ये सुनो, वो क्या रहती है, बोलो अनलिमिटेड. जस्ट सेकंड गाइस. Yes, so I was talking about the liability. तो लिमिटेड लायबिलिटी, ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो रहता है एक कंपनी के लिए. तो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है. वहीं अगर मैं पार्टनरशिप की बात करता हूं, तो पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो क्या रहती है, बोलो अनलिमिटेड रहती है. पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती है. लेकिन चैप्टर के नाम देखने से हमको ये समझ रहा है कि जो पार्टनरशिप है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड बता रहे हैं, और उसके लिए इन लोगों ने एक एक्ट भी बना दिया, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. अब ये क्या बोला है? जब मैंने आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. ओके, नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग प्रकार का हो सकता है. जैसे मान लेते हैं कोई एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है, जैसे कोचिंग एकेडमी की बात कर लो, तो हो सकता है मैं अकेला कोचिंग एकेडमी शुरू करूं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोपराइटर. ये सुनो, मतलब मैं अकेला कोचिंग एकेडमी रन कर रहा हूं. दूसरा हो सकता है जैसे हम लोग कर रहे हैं, तीनों मिलके, मैं, स्वप्निल सर, स्वरूप सर, मिल मिला के क्या कर रहे हैं, एक पार्टनरशिप के अंदर एक कोचिंग एकेडमी चला रहे हैं. ओके, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप. ये सुनो, अब सोल प्रोपराइटर के भी अपने कुछ एडवांटेजेस है, सोल प्रोपराइटरशिप के अपने कुछ डिसएडवांटेजेस है. क्या क्या डिसएडवांटेजेस है कि वहां पे कैपिटल कम रहता है, वहां पे एक्सपर्टीज कम हो सकती है, वहां पे स्कोप का जो मतलब आई कैन से दैट एक्सपांशन का स्कोप कम हो सकता है. बिकॉज अकेली जन कहां कहां पे क्या क्या चीजें देखेगा. हजारों काम होते हैं एक कोचिंग एकेडमी को रन करने के लिए, तो अकेली जन करे भी तो क्या करे. तो इसलिए वो हो सकता है कि पार्टनरशिप में जाए, जहां पे वर्क को डिवाइड करा जाए और एक्सपर्टीज में बढ़ेगा और स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट या फिर स्कोप फॉर एक्सपेंशन भी वहां पे रहे. उससे भी बड़ा अगर आपको क्लास लेके जाना है, तो मैं एक कंपनी खोल करके, चाहे वो एक प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो एक पब्लिक कंपनी हो, मैं क्या कर सकता हूं, कोचिंग एकेडमी रन कर सकता हूं. जहां पे अगर प्राइवेट कंपनी है तो मैं 200 लोगों तक जा सकता हूं और 200 लोगों से कैपिटल एक्वायर कर सकता हूं, ताकि मैं वो पैसा अपने एक्सपेंशन के लिए यूज करूं. वही अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करता हूं, तो वहां तो अनलिमिटेड सोर्सेस है फॉर एक्वायरिंग द कैपिटल,
और वहां पे मैं बहुत बड़े पैमाने पे अपना कोचिंग एकेडमी रन कर सकता हूं। यस और नो? तो अगर मान लेते हैं मैं कंपेयर करता हूं इस पार्टनरशिप को इस कंपनी के साथ, तो मुझको और थोड़ा जानकारी देना पड़ेगा। बिकॉज इफ यू सी पार्टनरशिप की मैं बात करता हूं, तो पार्टनरशिप में जैसे हमने देखा कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, और यहां पे पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वही कंपनी को, वही एक पार्टनरशिप को चला रहे हैं, और 50 पार्टनरशिप में 50 पार्टनर्स की जो लिमिट है, इस लिमिट की वजह से हो सकता है इनके एक्सपेंशन के ऊपर भी थोड़ी सी रोक लग जाए। तो यहां पे पार्टनरशिप फर्म में इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाया गया है बाय पार्टनरशिप एक्ट अलॉन्ग विद द कंपनीज एक्ट। बिकॉज हमने कंपनीज एक्ट में एक रूल पढ़ा था जहां पे पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया था। जब मैंने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ाया था तो डिटेल में मैंने आपको लिंकिंग भी करवाया था कि कौन से सेक्शन में ऐसी वाली प्रोविजन लिखी गई है। तो पार्टनरशिप में ये पहला ड्रॉबैक मुझको नजर आता है कि मैक्सिमम 50 लोग ही हो सकते हैं मेरे पार्टनर्स। तो यहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तो है कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप, लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ एक्सपांशन है। वही अगर मैं बात करता हूं पार्टनरशिप में, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। क्या होती है बोलो? अनलिमिटेड। मतलब पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग नहीं होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट को पूरा पढ़ने के बाद इतना तो समझ आना ही चाहिए कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप अलग अलग नहीं होती है। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप या फिर कुछ लायबिलिटी को पे करना है तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी उसके लिए यूज तो होगी, साथ साथ पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स को भी पार्टनरशिप की लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए अटैच किया जा सकता है। मतलब पार्टनर्स की लायबिलिटी और पार्टनरशिप की लायबिलिटी अलग अलग नहीं माना जाएगी। पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी वहां पे अटैच की जा सकती है। तो ये होती है एक अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर द पार्टनरशिप, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इन द पार्टनरशिप। अब इस चीज को मिटाने के लिए अगर मान लेते हैं हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो ठीक है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अगर मैं पब्लिक कंपनी के साथ जाता हूं, और लायबिलिटी भी अगर मान लो मेरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वहां पे लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी। यस और नो? और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी इनफाइनाइट होंगे मेरे। लेकिन यहां पे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ना, व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट? आपने इसका नाम तो सुना रहेगा ROC। कंपनी में चाहे जो भी बातें हो आपको ROC को बताना पड़ता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बिकॉज पार्टनरशिप फर्म को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। वही अगर मैं कंपनी की बात करता हूं तो कंपनी का एक फीचर ही है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करके उसको रजिस्टर करवाना पड़ता है विद द ROC। कैसे रजिस्टर करना है कंपनीज एक्ट में हमने पढ़ लिया था, आई गेस आपको वो सारी बातें याद है। तो कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब रजिस्टर करने के लिए बहुत सारी बातें करनी पड़ती है। MOA बनाओ, AOA बनाओ, डिक्लेरेशंस होते हैं, फलाना फलाना बातें, सारी डिटेल्स होते हैं, पर्टिकुलर्स अबाउट द सब्सक्राइबर, पर्टिकुलर्स अबाउट द डायरेक्टर्स वगैरह। ये सारी बातें हम लोग को ROC के पास देनी है। ROC हमको चेक करके बताएगा कि हाँ सही है, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, बात सही है। अब कंपनी को कैपिटल की जरूरत है। अब जैसे ही मान लो कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू किया तो कंपनी को शेयर कैपिटल इशू करने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करने की जरूरत है। कंपनीज एक्ट में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको बताता है कि कैसे कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है। अब उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो। बिकॉज सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना रहेगा, ये एक अलग ऑटोनोमस अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। वो आपके कंपनी के ऊपर निगरानी रखती है कि किस प्रकार से आप अपने सिक्योरिटीज को, शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिपॉजिट इशू करते हो पब्लिक को। तो उनके अलग से रेगुलेशंस है, कंपनीज एक्ट के अलग से रेगुलेशंस है, उनको फॉलो करना पड़ता है। अब अगर मान ले कंपनी ने इन सारे रेगुलेशंस को फॉलो करके शेयर कैपिटल इशू भी कर दिया, उसके बाद कंपनी को ये सारी बातें जाके ROC के पास भी फाइल करनी है कि हे ROC, हमने इस प्रकार के शेयर कैपिटल इशू कर लिए, इतना पैसा हमने डाल दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये पैसा हम लोग इस जगह पे इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर उस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ फिर पेनल्टी लगाएंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया फिर पेनल्टी लगाएंगे। चलो कंपनी शेयर कैपिटल नहीं, कंपनी लोन उठा रही है बैंक से, भैया उस टाइम पे भी कंपनी को बहुत सारे प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट का फॉलो करना पड़ता है। ROC को जाके बताओ, लोन लेने के लिए मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे ज्यादा लोन नहीं ले सकते, वगैरह वगैरह वगैरह।
साथ के साथ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। कई बार शेयर होल्डर्स का अप्रूवल मिल जाता है, कई बार शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं मिलता है, कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। मीटिंग बुलाओ, ये करो वो करो, फलाना ढिनका बातें। अरे भाई क्या करेंगे, इतने सारे प्रोसेसुअल रिक्वायरमेंट। साला एक शेयर कैपिटल इशू करना है, साला एक जाके लोन उठाना है, उसके लिए इतनी सारी बातें करनी पड़ती है। तो बंदा करे भी तो क्या करे, उसको तो पार्टनरशिप में रहना नहीं है, बिकॉज उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, और कंपनी में नहीं जा सकता बिकॉज इतने सारे प्रोसेसुअल रिक्वायरमेंट है। भाई बंदा करे भी तो क्या करे। अब इस प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को मिटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद द न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका यूज करके आप अपना बिजनेस रन कर सकते हो, जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यस और नो? सॉरी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, एक ऐसा पार्टनरशिप आप बना सकते हो, मतलब एक बेसिकली ये उसका जो बेस है वो पार्टनरशिप का है, लेकिन जिसकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड है। जिसकी लायबिलिटी क्या बोलो, लिमिटेड है। मतलब एक पार्टनरशिप ही है लेकिन जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब पार्टनरशिप ऐसी जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। मतलब यहां पे आप ऐसी पार्टनरशिप खोल सकते हो जहां पे अपने पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो सकती है। जो पार्टनरशिप का बिगेस्ट डिसएडवांटेज था कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उसको मिटाया। अब लोग पार्टनरशिप फर्म शुरुआत कर सकते हैं जिसमें उनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड मानी जाएगी। पार्टनरशिप के डेट्स को पे करने के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए, इस पार्टनरशिप में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच किया नहीं जाएगा। ओके, साथ के साथ कंपनी, अब ये तो पार्टनरशिप के कुछ बेस लेके आएगी, पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप फर्म होगी, उसमें पार्टनर्स होंगे वगैरह वगैरह। ये तो रहा बेस पार्टनरशिप का। जैसे मैं लिमिटेड लायबिलिटी की बात करता हूं, ये फीचर्स लेके आए कंपनी का। साथ साथ वो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होगी, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ओके, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होगा, आर्टिफिशियल पर्सन। देखो ये सारे फीचर जो है वो कंपनी के आते हैं। मतलब पार्टनरशिप फर्म कोई इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन नहीं है, वो कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। लॉ के नजरिए में उसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्या? पार्टनरशिप। लेकिन वही अगर मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कॉमनली नोन एज एलएलपी की बात करता हूं, तो वो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन भी है और एक उसका सेपरेट लीगल एंटिटी भी है। मतलब लॉ के नजर में एलएलपी एक खुद एक एंटिटी है जो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, जो अपने नाम पे केस फाइल कर सकती है, जिसके ऊपर केस फाइल करा जा सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। जो कंपनी के फीचर्स है वही पार्टनरशिप फर्म के भी फीचर्स हो जाएंगे। मतलब मोटा मोटी बात कर ले तो एलएलपी जो है, इट इज अ ब्लेंड, इट इज अ ब्लेंड ऑफ कंपनी प्लस पार्टनरशिप। मतलब कंपनी एंड पार्टनरशिप, ये दोनों मां बाप है और एलएलपी उनका बच्चा है। अब सर इसमें से मम्मी कौन है, पापा कौन है? भाई वो फलाना बातें छोड़ दो, बस ये बात याद रखो कि ये जो कंपनी एंड पार्टनरशिप है, कुछ फीचर्स कंपनी से डिराइव करे, कुछ फीचर्स पार्टनरशिप से डिराइव करे, और दोनों का ब्लेंड करके एक हाइब्रिड वर्जन बना दिया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन दोनों का बच्चा है, आप ये मान लो। जिन लोगों को कंपनी के बड़े बड़े प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के साथ नहीं जाना है, जिन लोगों को पार्टनरशिप के ड्रॉबैक्स के साथ काम नहीं करना है, वो लोग ऐसे हाइब्रिड वर्जन जो दोनों के बीच में है, ऐसे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपना बिजनेस जो है वो रन कर सकते हैं। और यही एक नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है। जो भी बच्चे अभी लेक्चर देख रहे हैं, हो सकता है वो बच्चे जब सीए बन जाए तो उनके टाइम पे भी और ये एलएलपी का जो नेचर है वो निखर करके आए और आप इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो। मतलब पैसे कमा के देने वाला ये एक्ट है, तो आपको इसको ढंग से पढ़ना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट आपके पास आएंगे और बोलेंगे कि सर हमको एलएलपी बनानी है, सर हमको एलएलपी बनानी है, वगैरह वगैरह।
या फिर आप भी उनको क्या कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। जो लोग आ रहे बोल रहे हम लोग पार्टनरशिप बनाएंगे, तो आप उनको गाइड कर सकते हो कि नहीं पार्टनरशिप मत बनाओ, इसमें ये ड्रॉबैक्स है, आप एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाओ। या फिर जो लोग आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे सर हमको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो आप बोलेंगे नहीं देखो आपका बिजनेस इतना भी बड़ा नहीं है कि जिसके लिए कंपनी खोलनी पड़ेगी, आप एक काम करो, एक हाइब्रिड वाला वर्जन आया हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसमें कन्वर्ट हो जाए, जहां पे आपको प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट थोड़े से कम होंगे, जहां पे आपको ये जो बाकी की बातें हैं उनमें आपका टाइम कम जाएगा और आप अपने बिजनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे सकते हो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म करके। आजकल बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इनटू अ पार्टनरशिप फर्म दे आर एंटरिंग इनटू ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, मतलब वो एक एलएलपी बना रहे हैं। ओके, तो सीए भी अपने साथ मिल मिला के बाकी सारे सीए को मिल मिला के एक एलएलपी बना रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, समझे? तो ये होता है एक मकसद क्यों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को लाया गया और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि ये ज्यादा इतना सक्सेसफुल क्यों हो रहा है, and what is the objective behind introducing such new kind of nature of business जिसको यूज करके लोग अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। आई गेस आपको इसका बेस क्लियर है कि ये एलएलपी क्या है, किस लिए आया है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, अब इस एक्ट का ईयर जो है वो है 2008। 2008 तो जैसे कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट 2008, ये अभी अपने नजदीक वाले एक्ट हैं। जो पुराने एक्ट पढ़े थे हमने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये वगैरह जो एक्ट है, ओके, ये बहुत ज्यादा पुराने थे। हमारे दादाजी के भी पहले के पुराने के एक्ट थे, तो ये बहुत पुराने एक्ट लग रहे थे। लेकिन ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गई या फिर कंपनीज एक्ट हो गया, ये अभी हाल फिलहाल के एक्ट है, हमारे दौर के एक्ट है। तो इसमें बहुत सारा चेंजेस, बहुत सारा मॉडर्न तरीके से इसको ड्राफ्ट करा गया है और मॉडर्न तरीके के जो सर्कमस्टेंसेस में जितने भी प्रोविजंस होने चाहिए वो वहां पे डाले हुए हैं। तो ये कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट जो है, इसमें आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ सकता है व्हेन यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो मुझको एक बात बताओ, सब लोग मुझको जवाब करेंगे कि बताओ क्या आपको ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव या फिर इसका मकसद, ये पर्पस जो है इस एक्ट का, वो क्लियर हो गया है या नहीं हो गया? अगर हो गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज लेट मी नो वेदर यू आर कंफर्टेबल टू स्टार्ट विद द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। चलो, सो आप सब लोग क्लियर हो एंड यू आर रेडी टू गो फॉर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। थोड़ा सा इस पार्टनरशिप एक्ट जो आया है, एलएलपी एक्ट जो आया है, उसके जुडिशियल पार्ट को देखते हैं कि किस प्रकार से, कौन से डेट पे ये एक्ट आया था। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जैसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए की हमने बात की थी कंपनीज एक्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमण जी जो आजकल बहुत चर्चे में है। तो ऐसी जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज है, मैंने आपको मिनिस्ट्री क्या होती है वगैरह सारी बातें बता दी थी फोर्थ लेक्चर पे। तो ऐसी जो मिनिस्ट्रीज वगैरह है, उसमें एक मिनिस्ट्री है द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो भारत के धरती पे जितने भी एक्ट्स वगैरह होते हैं, जितने भी लॉ वगैरह बनते हैं, उनको पास करना है, नहीं करना है, नोटिफाई करना है, नहीं करना है, ये सारे काम ये मिनिस्ट्री करती है। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो कोर्ट वगैरह जो आता है वो इसी के अंदर आता है। तो द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9th January 2007 notified the limited liability partnership act 2008। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2007 लिखा है, यहाँ पे 2008 लिखा है, तो 9 जनवरी 2007 को अगले साल का एक्ट कैसे नोटिफाई करेंगे? तो बच्चों मैंने आपको पहले लेक्चर पे बताया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर पे, कि एक्ट को बनाते कैसे है। तो बिल होता है, यस और नो, जो बिल बनाते हैं, और ड्राफ्ट बिल होता है, उसको लोकसभा राज्यसभा में
रखा जाता है, फिर वहां पे उसको पारित किया जाता है, यस और नो। तो ये जो मिनिस्ट्री वगैरह है लोकसभा राज्यसभा में, ये सारी पारित होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास जाने के बाद फिर ये जो बिल है इसको उन्होंने क्या कर दिया, नोटिफाई कर दिया कि हाँ अब ये बिल लॉ बनने के लायक है। तो ये जो हुआ वो हुआ आपका 9 जनवरी 2007। मैं बहुत ही एब्रप्टली आपको बातें बता रहा हूं, बहुत सारी अंदर टेक्निकल बातें होती है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देने के लिए कि क्यों ऐसा है मैं आपको बता रहा हूं। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने क्या कर दिया, 9 जनवरी 2007 को क्या कर दिया, वो जो एलएलपी का बिल था उसको नोटिफाई करा। उस टाइम पे उसका ईयर 2008 नहीं था, बस नाम था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बिल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब वहीं पे द पार्लियामेंट पास द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिल ऑन 12 दिसंबर 2008। अब ये जो बिल है नोटिफाई होने के बाद वो चला गया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा में, और लोकसभा राज्यसभा में दोनों हाउसेस में 12 दिसंबर 2008 को ये क्या किया गया, आपका पास किया गया, जो पार्लियामेंट में पास होने का प्रोसीजर है उसको फॉलो करके। तो 9 जनवरी 2007 में बिल को नोटिफाई किया कि देखो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का ये जो बिल है ये अभी एक्ट बनने के लिए तैयार है, लोकसभा राज्यसभा में इसको रीड करा जाए। तो जनवरी से लेकर दिसंबर 2008 मतलब लगभग 2 साल की मैं बात करूं, 2 साल तो लगभग हो चुके हैं, तो 2 साल लगे इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बिल को पास होने में इन द पार्लियामेंट। और 12 दिसंबर 2008 में पार्लियामेंट में ये पास होने की वजह से एक्ट का नाम बना लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एंड वेयर एज बस पार्लियामेंट में पास होने से बात नहीं बनती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी इसको असेंट देना पड़ता है। तो द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंटेड द बिल ऑन 7 जनवरी 2009। तो 7 जनवरी 2009 पे इस बिल पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सिग्नेचर आ गई और फिर ये एक्ट बन गया क्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। जो बिल पास हुआ था वो एक्ट में कन्वर्ट हुआ और फिर ये बन गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। दिस एक्ट हैव बीन एनेक्टेड टू मेक द प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और विद इंसिडेंटल देयरटू। तो ये प्रीएम्बल है इस एक्ट का। ये एक्ट क्यों बनाया गया, इसका प्रीएम्बल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, लॉ एंड रेगुलेशंस बनाना, और उसके रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसके बारे में भी लॉ एंड रेगुलेशंस बनाना, ये इस एक्ट का पर्पस है। तो ये एक्ट बेसिकली ओनली एप्लीकेबल टू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट दोनों भी एक दूसरे के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपको प्योरली पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई प्रोविजंस को अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 को ही फॉलो करना पड़ेगा। आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। बोलेंगे सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सर कोरोना अप्लाई, कोरोना अप्लाई, पागल हो गया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स को गवर्न करने के लिए सेपरेट एक्ट बनाया गया है। और ये कहां से बातें निकल करके आ रही है, ये बातें निकल करके आ रही है आपके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के प्रीएम्बल से। तो प्रीएम्बल विल गिव अ सॉर्ट ऑफ स्कोप ऑफ द एक्ट, ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई करता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर एलएलपी एक्ट 2008 ही अप्लाई करेगा, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं करेगा, एंड वाइस वर्सा। ओके, नाउ इस एक्ट में कुल मिला के 81 सेक्शन है और 4 शेड्यूल है, 81 सेक्शन एंड 4 शेड्यूल्स। क्या कोई मुझको बता पाएगा कि कंपनीज एक्ट में कुल मिला के कितने सेक्शंस है और कितने शेड्यूल है? मैंने आपको कंपनीज एक्ट पढ़ाने के टाइम पे बताया था कि कंपनीज एक्ट में कुल मिला के, मैं बस फाउंडेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुल मिला के कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं। पढ़ाने के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट में इतने सारे सेक्शंस हैं। तो प्लीज मुझको बताएंगे कि कंपनीज एक्ट में कुल मिला के कितने सेक्शंस है और कितने शेड्यूल्स है। देखते कौन जवाब दे पाता है। I'm waiting for your answers.
यस, तो जवाब आ रहे हैं 470 सेक्शन है और कुल मिला के 7 स्केड्यूल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, शानदार जवाब आप सब लोगों से। तो कंपनीज एक्ट में कुल मिला के 470 सेक्शंस और 7 स्केड्यूल्स है। इसमें अलग से रूल्स भी आते हैं, लेकिन उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा। तो कंपनी एक्ट में 470 सेक्शन जो आपको सीए फाइनल लेवल तक पढ़ने हैं और 7 स्केड्यूल है। वही लाइन पे अगर मैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट की बात करता हूं तो इसमें कुल मिला के 81 सेक्शन है। तो एज कंपेयर टू कंपनीज एक्ट बहुत कम सेक्शंस है। सर क्या हमको पूरे 81 के 81 सेक्शन पढ़ने हैं? नहीं, आपको फाउंडेशन लेवल पे पूरे 81 सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है बस उसको ही आपको क्या करना है, इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ना है एट फाउंडेशन लेवल। तो 81 में से कुछ ही ऐसे सेक्शन जो आपको पढ़ने हैं, लाइक मैं बात करता हूं 25% लगभग सेक्शन रहेंगे, 20 सेक्शन जो आपको पढ़ने हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के फाउंडेशन लेवल पे। बाकी सारी बातें ऑन योर ओन आप पढ़ सकते हो। एक बेसिक आइडिया आपको आ जाए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, फिर आप तो मतलब निकल पड़ोगे। एंड साथ साथ उसके कितने है बोलो, 4 स्केड्यूल्स भी है। अब 4 स्केड्यूल में कौन कौन सी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। उसमें पहला स्केड्यूल बात कर रहा है विथ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर एज वेल एज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ अ फॉर्मल एग्रीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू देम। मतलब हमने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा हुआ था कि पार्टनरशिप एक्ट में कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं। जैसे कि बात करता हूं कि पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स ने टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज काम करना है, ये उनके म्यूचुअल ड्यूटीज है। तो ये म्यूचुअल ड्यूटी पार्टनरशिप एक्ट में बताई है। तो वहीं पे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर्स की एक दूसरे के साथ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स के एक दूसरे के साथ किस प्रकार के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे, ये आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के शेड्यूल फर्स्ट में बताया है। कहां पे बताया? शेड्यूल फर्स्ट में। तो इफ आई शो यू ये शेड्यूल में लिखा कैसे जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पीडीएफ। तो ये रहा आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लेट मी डाउनलोड इट फॉर यू। तो ये रहा एक्ट। एज आई टोल्ड यू कि इस एक्ट में कुल मिला के 81 सेक्शंस है और यहाँ पे 4 स्केड्यूल है। इफ यू गो टू द स्केड्यूल तो नीचे रहेंगे, ये 4th शेड्यूल, सेकंड एंड दिस इज द फर्स्ट शेड्यूल। तो एक्ट जैसे ही खत्म होता है यहाँ पे आपका सेक्शन 81 खत्म हो गया। इफ यू सी किसी भी एक्ट के स्केड्यूल को देखना है तो उसके एंड में जाओ, तो यहाँ पे जैसे 81st सेक्शन खत्म होगा उसके नीचे डायरेक्टली आपका चालू हो जाएगा स्केड्यूल। तो ये रहा आपका फर्स्ट स्केड्यूल। यहां पे आपको बताया है प्रोविजंस रिगार्डिंग द मैटर्स रिलेटिंग टू म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड इट्स पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स के बीच में क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे, साथ साथ एलएलपी एंड पार्टनर्स इनके बीच में क्या म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे, वो आपको बताता है फर्स्ट शेड्यूल। अगर आपके पास उसके लिए सेपरेट कोई एग्रीमेंट नहीं है तो, मतलब नीचे दिए गए मैटर्स पे अगर आप कुछ और सोचना चाहते हो, कुछ और टर्म्स रखना चाहते हो, तो आप अपने एग्रीमेंट में वो बातें लिख दो। अगर वो बातें नहीं लिखी है तो आप एक काम कर सकते हो, फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज बताया है उसको आप फॉलो कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर आप पहला म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ते हो, the mutual rights and duties of the partners and the mutual rights and duties of limited liability partnership and its partners shall be determined subject to the terms of any limited liability partnership agreement or in the absence of such agreement on any other matter by the provisions of this schedule. Second one, all the partners of the limited liability partnership are entitled to share equally in capital, profits एंड लॉसेस ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब इन्होंने एक प्रोफॉर्मा बताया है कि आप इस प्रकार से अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैपिटल शेयरिंग रेशियो एंड लॉस शेयरिंग रेशियो रख सकते हो। और ये आपको बता रहा है कि आप इक्वली शेयर करो। देखो लॉ में हर एक बात लिखनी पड़ती है, सारी बातें प्रिज्यूम करके काम नहीं चलता है, लिखनी पड़ती है।
आप बोलोगे सर प्रॉफिट कैसे शेयर करें, आप बताओ, मैंने बोला इक्वली करो, आप बोलेंगे सर आपके पास क्या सबूत है या फिर आपके पास क्या बेस है कि आप छाती ठोक के बोल रहे हो कि नहीं आप सर इक्वली शेयर करो, तो मैंने बोलो जाओ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फर्स्ट शेड्यूल में सेकंड आपका जो आ रहा है पॉइंट वहां पे जाके पढ़ो और वहां पे लिखा है कि आपको पार्टनरशिप में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में प्रॉफिट को इक्वली शेयर करना है, कैपिटल को इक्वली शेयर करना है और लॉसेस को भी इक्वली शेयर करना है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट आप ये फॉलो करो, अगर आप एग्रीमेंट में कुछ लिखते हो कि नहीं हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते हैं वहां पे 5 पार्टनर है, हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और रेशियो में शेयर करेंगे 2:2:1:1, तो आप 2:2:1:1 में शेयर करो, कैपिटल भी इसी रेशियो में शेयर करना है, लॉस हम लोग इक्वली शेयर करेंगे। अगर कुछ ऐसे एग्रीमेंट पार्टनर्स मिल मिला के डिसाइड करते हैं तो आप उस प्रकार से फॉलो करो, आपको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं। गेटिंग माय पॉइंट, समझे? तो कुछ इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आपको फर्स्ट शेड्यूल बताता है। तो मैंने आपको बताना यह था कि फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन सी बातें और किस प्रकार से लिखी गई है। तो अगर मान लेते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं है तो आप फर्स्ट शेड्यूल से पार्टनर्स के एक दूसरे के साथ, लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनर्स के एक दूसरे के साथ जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे वो आप किससे फॉलो करेंगे, आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के फर्स्ट शेड्यूल से डिराइव करोगे। सर ये क्यों पढ़ा रहे हमको? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको आगे जाके इसमें काम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आ गए और क्लाइंट ने आपको बोल दिया सर हमको है ना एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनानी है, या फिर आपने क्लाइंट को सजेस्ट कर लिया कि आप क्या करो एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप खोलो, तो फिर उसके बारे में आपको गाइड भी तो करना है। तो आप बोले, वो क्लाइंट बोलेगा, क्लाइंट तो इस चीज में एक्सपर्ट है नहीं, क्लाइंट बोलेगा हाँ सर मुझको एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म करके दे दो, तो फॉर्म करना है तो आप ही को गाइड करना पड़ेगा, आप ही को कंसल्ट करना पड़ेगा कि किस प्रकार से उन पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे। तो उसके लिए आपको उसकी जानकारी तो होना जरूरी है। तो उसके लिए आप कहां पे जाएंगे, आप जाएंगे एलएलपी एक्ट को खोलेंगे और वहां पे फर्स्ट शेड्यूल में जितनी भी बातें लिखी हुई है उसको पढ़ेंगे और उस बिना पे आप अपने क्लाइंट्स को क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे और उसके लिए आपको बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूं लॉ कोई हवा वाला सब्जेक्ट नहीं है, लॉ कोई ऐसी उड़ता हुआ सब्जेक्ट नहीं है, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ज्यादा पैसे कमा के दे सकता है। अगर आप इसमें प्रैक्टिस करोगे सही तरीके से तो आपको बहुत सारे पैसे कमा के ये एक्ट देने वाला, ये लॉ जो है वो देने वाला है। तो प्लीज इसको दिल लगा के पढ़ेंगे तो बातें क्लियर हो जाएगी। प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। अगर इस तरीके से उसको पढ़ोगे ना तो भाई इसको पढ़ने का मजा तो कुछ और लेवल का होगा ही, साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। तो आप सीए क्यों कर रहे हो, पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, तो उस पर्पस को फुलफिल करना है तो इस प्रकार से इस लॉ को पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो ये रहा आपका फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एलएलपी एक्ट। दूसरा सेकेंड शेड्यूल, तो सेकेंड शेड्यूल में बताया क्या है, सेकेंड शेड्यूल डील्स विद कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। ओके, क्या चीज है ये, देखो अगर मान लेते कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है और वो उस पार्टनरशिप फर्म के ड्रॉबैक जो भी मैंने आपको पहले बताया उनसे थोड़े से खफा है कि बोले क्या पार्टनरशिप है यार, गलती हो गई हमने पार्टनरशिप खोल दिया, यहाँ पे तो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है वगैरह, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो देखो भैया रोने की जरूरत नहीं है, एक नया एक्ट आ चुका है जिसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, आप चाहो तो उसको एलएलपी में कन्वर्ट भी कर सकते हो, तो आप कर लो, फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करो। अब उस टाइम पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको सेकंड शेड्यूल में बताए हैं। इफ यू कम टू द सेकंड शेड्यूल, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो एक्ट को खोल के ही मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वही एक्ट है जो पार्लियामेंट में पास हुआ था जिसको आपको फॉलो करना है। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है एक फर्म को लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में तो आपको इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। बताओ मुझको, क्या आपके साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है कि आपकी कोई फर्म है, आपका कोई क्लाइंट है जो एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहता है, तो आपको करना क्या है, आपको सेकंड शेड्यूल खोलना है, ये जो 17 पॉइंट बताए हैं उसको पढ़ना है, उस हिसाब से कन्वर्ट करना है, बात खत्म, पैसे लेना है, बैंक में डिपॉजिट करना है, मजे मारना है। वही अगर मैं बात करता हूं थर्ड शेड्यूल की, तो थर्ड शेड्यूल में बताया है दैट
कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब जैसे फर्म कन्वर्ट हो रही है वैसे एक पार्टनरशिप फर्म भी तो कन्वर्ट हो सकती है। तो पार्टनरशिप फर्म नहीं, कोई प्राइवेट कंपनी भी कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट से इतनी ज्यादा तंग आ चुकी है कि उसको बोल रहे कि मैंने गलती की, मैंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खोला, मैंने प्राइवेट कंपनी खोली, प्रोसीजरल फॉलो करने में ही मेरा टाइम जाया जा रहा है, मैं तो बिजनेस कर ही नहीं पा रहा हूं, तो उस टाइम पे वो लोग क्या कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी एलएलपी में खुद को कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके लिए आपको थर्ड शेड्यूल को फॉलो करना है। तो ये रहा थर्ड शेड्यूल आपके सामने, कन्वर्जन फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी इनटू ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको ये 15 पॉइंट फॉलो करना है। 15 पॉइंट पढ़ लो, आपको समझे, क्लाइंट को बताओ और उसकी प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करवाओ और पैसे कमाओ। एंड फोर्थ शेड्यूल डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। तो यहाँ पे एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी क्या हो सकती है, बोलो, एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। तो आपको फोर्थ शेड्यूल में वही बताया, कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो उसके लिए आपको लगभग कुछ 16 पॉइंट को फॉलो करना है। 16 पॉइंट पढ़ लो, बात खत्म। एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को आप कन्वर्ट कर सकते हो एलएलपी में। अब यहां पे मुझको एक सवाल आ रहा है, आप मुझको बताएंगे, कैन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी? क्या कोई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है क्या? प्लीज इस चीज को पढ़ लो और जवाब दे दो। देखते कौन जवाब दे पाएगा। मैंने थोड़ा ट्रिकी वाला क्वेश्चन पूछ लिया आपको, बताएंगे, झट से जवाब नहीं करेंगे, शांति से दिमाग लगा के जवाब दे दो। क्या कोई एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट हो सकती है इनटू एलएलपी? यस मेरे जवानों, जवाब करो। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। पाटिल जी बोल रहे हैं नो बिकॉज कंपनी इज लिमिटेड। ओके, प्रज्ञा जी बोल रहे नो ओनली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू एलएलपी। ओके, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। यहां पे प्रज्ञा जी का जवाब एकदम जबरदस्त है, उन्होंने ही लॉ को ढंग से पढ़ा हुआ है। मैंने सवाल पूछा क्या कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है? इसका आंसर है यस, हो सकती है। नलायको थोड़ा पढ़ के जवाब दिया करो। मैंने बोला था पढ़ने के बाद एकदम धड़ से जवाब नहीं देना है, थोड़ा सा सोच समझ करके मैंने बोला था इसको पढ़ लो और जवाब दे दो। तो यहाँ पे लिखा क्या है, फोर्थ शेड्यूल डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। तो चाहे अनलिस्टेड क्यों ना हो, ये पब्लिक कंपनी है ना, बेशरम नालायक बच्चे। तो यहाँ पे लिखा है कि पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो सकती है, हाँ। उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन यही है कि आपकी वो पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो ये एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। लिस्टेड का मतलब क्या होता है, लिस्टेड मतलब ऐसी कंपनी जिसके सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। ओके, और एक मैं आपको बात बता दूं कि ये जो लिस्टेड कंपनी का जो भी डेफिनेशन है ना, वो हो चुका है अमेंड। फाउंडेशन लेवल पे एक 2-3 जगह पे अमेंडमेंट हुए हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूं कि अमेंडमेंट इन द सीए फाउंडेशन लॉ। उसका वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा इस हफ्ते में। तो उस लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में थोड़े चेंजेस हो गए हैं, प्लीज उसको एक अपडेट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल है। बस अब तक ये समझो, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके सिक्योरिटीज लिस्टेड है इनटू है
recognized stock exchange sorry रियली सॉरी तो ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसको बोलते हैं एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी, और ऐसी कंपनी जिसके सिक्योरिटीज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है उसको बोलते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। और अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में आती है तो वो कंपनी कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में, अदरवाइज वो कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकती एलएलपी में अगर आपकी कंपनी लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो नालायक को यहां पे लिख दो पॉइंट, यहां पे लिख दो लिस्टेड पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एलएलपी। अगर इनको एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो उनको पहले लिस्टेड से अनलिस्टेड बनना पड़ेगा और अनलिस्टेड से फिर एलएलपी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। और नीचे वाला पॉइंट ये तो डिस्कस करने का पॉइंट ही नहीं है। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी, क्योंकि इसके लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 बनाया हुआ है। चलो डन, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ पे नीड ऑफ न्यू एलएलपी, तो ये बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, तो इसको आप क्या करेंगे, घर पे पढ़ेंगे एज अ होमवर्क। तो प्लीज रीड दिस ऑल पॉइंट्स एज अ होमवर्क, नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यस, यहां से अपना एक्चुअल सिलेबस जो है वो शुरू हो जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। What is the meaning of LLP? LLP is a new form of legal business entity. To underline the point, it is a legal business entity. It is not a just a form of business जो हमने proprietorship या unregistered partnership form जैसा खोल के रखा है। ये एक legal business entity है जिसका law के नजरिए में एक separate status है। With the limited liability, it is an alternative corporate business vehicle. It is alternative. Alternative यानी कि एक substitute corporate business vehicle. Corporate मतलब क्या है? जो कॉर्पोरेट तरीके से काम करते हैं, जो लॉ के नजरिए में एक अलग अस्तित्व रखते हैं, एक लॉफुल तरीके से बिजनेस करते हैं। तो एक जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी जो एक कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल ऑलरेडी है, उसको एक ऑल्टरनेटिव सोर्स आया हुआ है जो एक एलएलपी है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दैट नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड LLP liability at low compliance cost, but allows its partners the flexibility of organizing their internal structure as compared to the traditional partnership. The limited liability partnership is a separate legal entity, and while the LLP itself will be liable for the full extent of its assets, the liability of the partners will be limited. ये जो आपको चार्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसमें आपका ये जो कॉन्सेप्ट है LLP का वो क्लियर हो जाएगा। It is what? A new form of legal vehicle corporate structure. It is an alternative corporate business vehicle
तीसरा, इट अलाउज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स टू ऑर्गेनाइज देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, कि कैसे, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप को चला रहे हैं, पार्टनरशिप उसके ओनर है, तो एलएलपी में क्या हो सकता है, इस इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा जा सकता है कि किसको ऐड करना है, किसको निकालना है, कैसे निकालना है, पार्टनरशिप को बिजनेस कौन रन करेगा, एक्चुअल मैनेजमेंट कौन होगी, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी एलएलपी में प्रोवाइड करी गई है। चौथा, एलएलपी विल बी इटसेल्फ लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स असेट, मतलब पार्टनर्स एलएलपी में, एलएलपी की लायबिलिटी लिमिटेड है, एलएलपी के जितने भी एसेट्स हैं वही लायबल रहेंगे फॉर पेइंग द लायबिलिटी ऑफ द एलएलपी, बाकी और कोई लायबल नहीं रहेगा। एंड फिफ्थ वन, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड, जैसे बात कर रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो नाम से नजर आ रहा है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो क्या रहेगी, बोलो, लिमिटेड रहेगी। तो ये 5 फीचर्स है, मैं बोलूंगा इसको 5 पॉइंट्स है, जिसकी वजह से आपको एलएलपी का नेचर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नीचे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। इन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को पढ़ना बहुत ही जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग द एलएलपी एक्ट। ओके, तो आपका ध्यान 200% होना चाहिए इन डेफिनेशंस पे, एग्जाम में आए ना आए, लेकिन हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट होता ही है। तो पहला डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। तो व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। हमने कंपनीज एक्ट में भी बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन देखा हुआ है। वो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में जहां जहां पे बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड नजर आएगा वहां पे हमको वो मीनिंग उठाना है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड जहां जहां पे नजर आएगा उसका मतलब ये रहेगा। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट? इट मींस ए कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। तो यहां पे बस अपडेट मार लेना है, कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में एक कंपनी का जो मतलब होता है वही आपका बॉडी कॉर्पोरेट एक एलएलपी के लिए भी माना जाएगा। तो एलएलपी के लिए बॉडी कॉर्पोरेट में पहला जो एंटिटी आएगा वो आएगा कंपनी, एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी का मतलब जो है, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो भी कंपनीज आते हैं उनको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। एलएलपी एक्ट ये कह रहा है। दूसरा, इट इंक्लूड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कि एलएलपी अंडर एक्ट, एलएलपी एक्ट, जो भी एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर हुई है उसको भी एलएलपी, उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। दूसरा, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ओ माय गॉड, मतलब फॉरेन एलएलपीज। ओके, एंड साथ साथ ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दैट इज की कंपनी इंक्लूड फॉरेन कंपनी। ओके, तो अगर मैं इसको सम अप करता हूं तो व्हाट डू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट्स फॉर द एलएलपी? कंपनी इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी and LLP which includes foreign LLP। तो ये आपके लिए क्या है, बोलो, बॉडी कॉर्पोरेट है। अगर मैं यहां पे फॉरेन कंपनी की बात कर रहा हूं तो इसमें फिर से मैं 2 प्रकार मैं गिन सकता हूं। देखो, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन हमने कंपनीज एक्ट में पढ़ा था। डेफिनेशन क्या था? द कंपनी विच हैज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया either physically or through electronically mode, whether itself or through its agent। तो उसको बोलता है एक फॉरेन कंपनी। जैसे Amazon incorporated in USA but doing the business in India, and that's why the Amazon incorporation will be a foreign company for Companies Act 2013। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो बाहर रजिस्टर है लेकिन इंडिया में बिजनेस नहीं करती है, उसका क्या? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, किसका? चाइना की कंपनी थी अलीबाबा। तो अलीबाबा इंडिया में बिजनेस नहीं करती है लेकिन चाइना में इनकॉर्पोरेटेड है। तो अलीबाबा इनकॉर्पोरेशन या अलीबाबा जो भी उसको बोलो, तो अलीबाबा क्या अपने लिए फॉरेन कंपनी है? तो अलीबाबा फॉरेन कंपनी नहीं है। और यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। दे वुड हैव रिटन फॉरेन कंपनी, बट इंस्टेड ऑफ रिटन द फॉरेन कंपनी दे हैव सेड that the company which has incorporated outside India। मतलब यह है कि इसमें फॉरेन कंपनी भी आती है, साथ साथ जो फॉरेन कंपनी नहीं है वो भी आती है।
मतलब इसमें आप लोगों को अमेजोन को भी गिनना है और साथ साथ आपको अलीबाबा को भी गिनना है, बिकॉज फॉरेन कंपनी बेसिकली बाहर इंडिया के बाहर ही इनकॉर्पोरेटेड है, यस और नो, लेकिन उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है तो वो फॉरेन कंपनी है। अब फॉरेन कंपनी को डिफाइन क्यों करा जाता था? फॉरेन कंपनी को डिफाइन इसलिए करा जाता था कि कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर नंबर 22 के कुछ प्रोविजंस फॉरेन कंपनी के ऊपर लग जाते थे। जैसे अमेजन इनकॉर्पोरेशन पे चैप्टर नंबर 22 की सारी बातें जो कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है वो अप्लाई करते थे। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 जो इंडिया का कंपनीज एक्ट है वो अमेजन इनकॉर्पोरेशन के ऊपर लगता था। अमेजन इनकॉर्पोरेशन ने इंडिया के कंपनीज एक्ट के कुछ प्रोविजंस को कंप्लाई करना है, वही अलीबाबा को कंप्लाई नहीं करना है, तो वो होती थी एक फॉरेन कंपनी। लेकिन यहां पे उन्होंने फॉरेन कंपनी नहीं लिखा है, यहां पे लिखा है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो यहां पे आपकी अमेजॉन भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, साथ साथ अलीबाबा भी क्या है बोलो, एक बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाएगी। मतलब यहां पे मैंने लिखा तो फॉरेन कंपनी है, लेकिन फॉरेन कंपनी का मतलब आप कंपनीज एक्ट से मत उठाओ, फॉरेन कंपनी का मतलब आप यहां से ले लो कि जो कंपनी बाहर के देश में इनकॉर्पोरेटेड है उसको आप फॉरेन कंपनी या फॉरेन एलएलपी बोलो। अब ये आप मत मिसकंस्ट्रू करना कि अलीबाबा जो कंपनी बाहर के देश में इनकॉर्पोरेटेड है उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लगता है, नहीं। मैं बात कर रहा हूं कि फॉर द पर्पज ऑफ डिफाइनिंग बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी इंडिया की हो या इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, चाहे उसका बिजनेस इंडिया में है या नहीं है, उसको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। मैंने ये बोला कि उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई करो, मैंने बोला था फॉरेन कंपनी के ऊपर, कंपनीज एक्ट के में जो फॉरेन कंपनी है उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगता है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि जो कंपनी इनकॉर्पोरेट बाहर है उसको एलएलपी लगता है, जो एलएलपी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट है उसको एलएलपी एक्ट लगता है, नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला कि ऐसी कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है या इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, चाहे उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या नहीं है, उनको हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। एलएलपी में जहां कहां पे भी बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड नजर आएगा, हम लोग को ये सारे एंटिटीज दिमाग में आनी चाहिए कि यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये लोग होते हैं। तो चाहे इंडिया की एलएलपी हो या इंडिया के बाहर की एलएलपी हो, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। एलएलपी एक्ट अप्लाई करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। ओके, तो व्हाट डू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट? बॉडी कॉर्पोरेट मींस ए कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इट इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, LLP registered under this act and LLP incorporated outside India, ये सारी बॉडी कॉर्पोरेट होता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन को क्यों पढ़ा? तो मैंने आपको बताया ना कि एलएलपी में जहां कहीं पर भी आपको बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड नजर आएगा, आपको समझ लेना है कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये होता है। अगर आप सेक्शन नंबर 5 में आते हो, ओके, नीचे सेक्शन नंबर 5 में आते हो, तो यहां पे आपको बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्यों पड़ा है ये क्लियर हो जाएगा। तो यहां पे डेफिनेशन दिया हुआ है पार्टनर्स का कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर कौन हो सकता है। जैसे हमने पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स कौन हो सकते हैं उसको पढ़ा, तो हु कैन बी द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप? तो एनी पर्सन हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी रखता है, वो पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकता है। लेकिन यहां पे एलएलपी में कौन कौन पार्टनर हो सकता है? तो पार्टनर हो सकता है कोई भी इंडिविजुअल। तो हम आप मिल के क्या हो सकते हैं, एक पार्टनरशिप में पार्टनर हो सकता है एक इंडिविजुअल, कोई भी एक नेचुरल पर्सन एलएलपी में पार्टनर हो सकता है। उसके स्पेसिफिक डिस्क्वालिफिकेशंस भी है, लेकिन उसको थोड़ा सा पेंडिंग रखूंगा मैं। बस ये समझो कि कोई भी इंडिविजुअल एक एलएलपी में पार्टनर हो सकता है, और बॉडी कॉर्पोरेट में बी पार्टनर इन द एलएलपी। ओ माय गॉड, तो यहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट भी क्या हो सकती है बोलो, एलएलपी में पार्टनर हो सकती है। अब यहां पे अगर कोई जब करेगा डायरेक्टली डेफिनेशन टू द पार्टनर्स पे, और उसने पढ़ लिया कि एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी पार्टनर इन द एलएलपी, तो इंडिविजुअल समझ गए आप में हम मिला के एलएलपी में पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन साला ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या चीज है? कौन सी ऐसी एंटिटीज है जो एलएलपी में पार्टनर हो सकती है? अगर नलायक बच्चे ने ये नहीं पढ़ा है, इसको छोड़ दिया, ये बॉडी कॉर्पोरेट चलो इसको क्या पढ़ना है, छोड़ दिया, तो उसको एलएलपी एक्ट नहीं समझेगा। तो आपको बताया ये गया है कि कोई भी इंडिविजुअल एलएलपी में पार्टनर हो सकता है, साथ के साथ
बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी में पार्टनर हो सकती है। मतलब ये जो एंटिटी हमने यहां पे लिखी है, ये एंटिटी भी एक एलएलपी में पार्टनर हो सकती है। तो आप मुझको बता, क्या अमेजॉन एक इंडियन एलएलपी में पार्टनर हो सकती है या नहीं? प्लीज टेल मी। हम इस डेफिनेशन के इंटरप्रिटेशन को समझ रहे हैं, बताएंगे क्या अमेजॉन इंडियन एलएलपी में क्या पार्टनर हो सकती है या नहीं? प्लीज लेट मी नो। देखते हैं आपको यह सवाल समझा ही नहीं समझा। यस, तो अमेजॉन एक एलएलपी में पार्टनरशिप पार्टनर हो सकती है। क्या आपकी अलीबाबा एलएलपी में पार्टनर हो सकती है? क्या अलीबाबा एलएलपी में पार्टनर हो सकती है या नहीं? यस, तो अलीबाबा भी हो सकती है। बताएंगे क्या जेफ बेजोस क्या अलीबाबा में पार्टनर, अलीबाबा में नहीं, एलएलपी में पार्टनर हो सकता है, नहीं हो सकता है? द आंसर इज यस, जेफ बेजोस भी हो सकता है। क्या बराक ओबामा हो सकता है? क्या नरेंद्र मोदी जी? भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या नरेंद्र भाई मोदी जी एलएलपी में पार्टनर हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। वो इंडिविजुअल है, ये दोनों इंडिविजुअल है, और ये भी क्या है बोलो, एक बॉडी कॉर्पोरेट है एज पर द एलएलपी एक्ट, और वो क्या हो सकते हैं बोलो, एलएलपी को फॉर्म कर सकते हैं, एलएलपी को फॉर्म कर सकते हैं। अब और एक सवाल आपके सामने, बताएंगे क्या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या ये एलएलपी में पार्टनर हो सकती है या नहीं? क्या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी एलएलपी में पार्टनर हो सकती है या नहीं? वेरी गुड। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके इस डेफिनेशन में कहीं कहां पे लिखा है बताओ? लिखा ही नहीं है। पार्टनर में बोला इंडिविजुअल और एनी बॉडी कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट में तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी आई नहीं है। यस और नो? दूसरा बताएंगे क्या कोई पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में पार्टनर बन सकती है या नहीं? क्या कोई पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में पार्टनर बन सकती है या नहीं? यस, तो पार्टनरशिप फॉर्म भी क्या नहीं हो सकती बोलो, एलएलपी में पार्टनर हो नहीं सकती। ठीक है, चलो और एक सवाल मैं पूछता हूं। ओके, आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना? यू आर नॉट गोइंग बोर ना? मतलब सर इतने सवाल पूछ रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे? आई गेस नहीं हो रहे। चलो, तो यहां पे अपने हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, नमो, प्लस अपने रागा राहुल गांधी जी, ठीक है, प्लस
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मैं मुकेश भाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी की बात कर रहा हूं, प्लस अमेजॉन, क्या ये सब मिल मिला के एलएलपी को फॉर्म कर सकते हैं या नहीं? कैन ऑल दे टुगेदर फॉर्म ए एलएलपी? पार्टी जी बोल रहे हैं मजा आ रहा है, वेरी गुड, ऐसे ही मजे लूटो, लॉ के भी, एग्जाम के भी। क्या नरेंद्र भाई मोदी, राहुल गांधी जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेजॉन मिल मिला के एलएलपी फॉर्म कर सकते हैं? मतलब ऑल कैन दे बी पार्टनर इन द एलएलपी एट द सेम टाइम इन वन एलएलपी? यस, तो सही जवाब है शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब मुझको सुकून मिल रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको समझ रहा है। तो ये मिल मिला के भी क्या कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक एलएलपी में सारे इंडिविजुअली पार्टनर होने चाहिए, जरूरी नहीं है कि एक एलएलपी में सारे बॉडी कॉर्पोरेट ही पार्टनर होने चाहिए, इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मिल मिला के भी एक एलएलपी में पार्टनर हो सकते हैं। अच्छा चलो, सब बात निकली है तो और एक सवाल पूछो, बताएंगे अमेजॉन प्लस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लस टाटा प्लस कोई एक एलएलपी, ओके जो भी एलएलपी है, क्या ये बस मिल मिला के एलएलपी को फॉर्म कर सकते हैं? इसमें कोई इंडिविजुअल नहीं है, कैन दे फॉर्म एलएलपी? टाटा मोटर्स, क्या ये लोग मिल मिला के एलएलपी को फॉर्म कर सकते हैं या नहीं? वेरी गुड, तो ये भी कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, पार्टनर के डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, दैट इज एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, एंड नहीं लिखा है और लिखा है, मतलब एनी इंडिविजुअल या फिर बॉडी कॉर्पोरेट मिल मिला के बॉडी एलएलपी में पार्टनर हो सकते हैं। जैसे कि एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट मिल मिला के कर सकते हैं, ओनली इंडिविजुअल मिल मिला के एलएलपी बना सकते हैं, ओनली बॉडी कॉर्पोरेट मिल मिला के यस दे कैन, बट रिलायंस टाटा को अनलिस्टेड होना पड़ेगा। अनलिस्टेड होना पड़ेगा केदार जी, क्यों अनलिस्टेड होना पड़ेगा? अनलिस्टेड क्यों होना पड़ेगा केदार जी, नालायक, यहां पे अनलिस्टेड क्यों होना पड़ेगा? कहां पे लिखा है अनलिस्टेड? कहां पे लिखा है कि कंपनी मस्ट बी अनलिस्टेड? डेफिनेशन पढ़ के बताओ, क्या कंपनीज एक्ट के डेफिनेशन में कंपनी का मतलब यह है कि ओनली लिस्टेड कंपनी विल बी अ कंपनी? यहां पे लिखा है कंपनी माने कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, और कंपनीज एक्ट में लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, कंपनी तो कंपनी होती है ना। केदार जी, नालायक बच्चे, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझको तुम्हारा, आपसे ये उम्मीद नहीं है। हाँ स्वानंद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कन्वर्ट होना है तो अनलिस्टेड होना पड़ेगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग पब्लिक कंपनी है, अगर कोई एग्जिस्टिंग अनलिस्टेड कंपनी है, उसको कन्वर्ट करना है तो फिर उसको अनलिस्टेड होना पड़ेगा। कन्वर्जन का क्राइटेरिया है बेटा, एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी पार्टनर हो सकती है ना, पार्टनर हो रही है, वो कन्वर्ट नहीं हो रही है बेटा जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज एलएलपी, अगर ये होना है तो उसको पहले अनलिस्टेड होना पड़ेगा। लेकिन यहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बंद नहीं हो रही है, ये किसी एलएलपी में पार्टनर हो रही है। ये मजे सोनिया, कळलं का रे माझ्या राजा?
मेरे को तो ऐसा दिल में धक हो रहा है कि केदार जी का जवाब देख करके। ओके केदार बेटा, वेरी गुड। ओके चलो, तो बड़े बड़े क्लास में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, डोंट वरी। गुड दैट यू क्लियर विद दिस पॉइंट। प्लीज इसको याद रखना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कन्वर्ट होना और वो पार्टनर होना दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। गुड दैट यू आर पेइंग अटेंशन। मुझको ये अच्छा लगा कि आप पूरा अटेंटिव हो, आपको वो पुरानी बातें भी याद आ रही है। वेरी गुड। चलो, तो ये रहा बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन, और इसमें कुछ बातें हैं, बट इट डज नॉट इंक्लूड ए कॉर्पोरेशन सोल। ओ माय गॉड, ये क्या चीज है कॉर्पोरेशन सोल? डू यू नो समथिंग अबाउट दिस कॉर्पोरेशन सोल? बताओ अगर आपको कुछ पता है। 100% आपको पता नहीं है, लेकिन किसी को अगर पता है कॉर्पोरेशन सोल के बारे में तो बताओ। आई विल बी हैप्पी, आई विल बी शॉक इफ समवन नोज अबाउट दिस कॉर्पोरेशन सोल। देखते हैं किसको पता है या नहीं है कॉर्पोरेशन सोल के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेशन सोल? एक नया कॉन्सेप्ट है ये आपके लिए, कभी आप इसको पढ़ोगे नहीं, आया है वर्ड तो एक बार देख लेंगे। ओके चलो, सो कॉर्पोरेशन सोल का मतलब क्या है पढ़ेंगे। तो मैं इंटरनेट पे लेके जाऊंगा कॉर्पोरेशन। चलो यहां से नहीं, चलो मैं ही बता देता हूं आपको कॉर्पोरेशन सोल का मतलब क्या होता है। यस मीरा जी, बिल्कुल सही जवाब है, समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन। वेरी गुड मीरा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम शॉक एंड आई एम ग्लैड ऑल्सो दैट someone knows something about this corporation soul. But it is not only related to religion, but this concept is used in the religion. Okay, आपने चर्च वगैरह देखा रहेगा, चर्च, ये सुनो, तो यहाँ पे देखा चर्च, और चर्च का जो हेड होता है, हेड ऑफ द चर्च, क्या बोलते हैं उसको, हेड ऑफ द चर्च। someone is if someone is a Christian, then head of the church, तो पोप या और कुछ बोलते हैं ना, हेड ऑफ द चर्च इज द टाइटल गिवन टू द न्यू टेस्टामेंट टू जीसस। कैथोलिक जीसस क्राइस्ट इज कॉल्ड एज इनविजिबल हेड, while pope is called as a visible head and on earthly head, therefore pope is often unofficially called as a vicar of the church. चलो पोप बोलते हैं, पोप, तो हेड ऑफ द चर्च, यस, ये फ्रांसिस पोप है जो इस दुनिया में जो भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, इनके सभी एक धर्मगुरु बोलते हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल जो हेड है धर्मगुरु, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये उनके हेड है जो धर्म को, रिलीजन को आगे बढ़ाते हैं। वही अगर मैं छोटी बात करता हूं, चर्च की बात करूं, ये तो बहुत बड़े लेवल की बातें होगी। अगर मैं चर्च की बात करता हूं तो मान लेते हैं इस पर्सन, ये दो लोग हैं, मान लेते हैं ये किसी चर्च के हेड है, चर्च के हेड है। नाउ इफ यू सी, एक चर्च है, जैसे अभी अपने कोल्हापुर में चर्च है, आपके एरिया में भी बहुत सारे चर्च हुआ रहेंगे, तो जो चर्च वगैरह होते हैं, ये एक चर्च की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, जैसे ना चर्च की बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये हो, बहुत सारे असेट्स है, हो सकता है बैंक बैलेंस हो, कुछ बैंक में उनके पैसे वगैरह हो। तो चर्च जो चल रहा है ये एक इंस्टीट्यूशन है। ओके, चर्च एक इंस्टीट्यूशन है जिसको चलाना पड़ता है आगे। अगर मान लेते हैं हमने चर्च को एक इंस्टीट्यूशन कहा और उस इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे मेंबर हमने ऐड कर दिए, ओके, जैसे कंपनी है, कंपनी में मेंबर्स है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो उसमें मेंबर है,
पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स है, एलएलपी में पार्टनर्स है। तो अगर हमने एक चर्च मतलब एक सोशल कम्युनिटी है ना, जहां पे सोशल प्लेस है, सोशल एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे लोग इकट्ठा होते हैं जिसके नाम के अंदर, तो अगर हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को उस चर्च के बॉडी में, ओके, चर्च के बॉडी में, चर्च की जो चर्च को चलाते हैं उसके बॉडी में हमने इन सारे लोगों को ऐड कर दिया, तो अननेसेसरीली वहां पे झगड़े, सॉर्ट ऑफ झगड़े बोलो, या फिर कंफ्यूजन, या फिर डिले इन डिसीजन मेकिंग वगैरह हो सकती है, बिकॉज ये एक सोशल नेचर का एक बॉडी है, स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है, जहां पे सब हर एक नमूने के लोग आते हैं और उस इंस्टीट्यूशन को आगे चलाते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, डिले इन डिसीजन मेकिंग है, बिकॉज अगर कोई डिसीजन लेना है तो फिर हम लोगों को बहुत सारे लोगों का कंसेंट लेना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों के ओपिनियन को मद्देनजर रखना पड़ेगा, और फिर लोगों का नजरिया समझ करके फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन जो धार्मिक काम होता है, रिलीजियस काम होता है, इसमें डिले होने की संभावना, मतलब डिले ना हो तो अच्छा है। धर्म को आगे बढ़ाना है, रिलीजन को आगे बढ़ाना है। और ये जो प्रॉपर्टी वगैरह जो है, ओके, ये जो प्रॉपर्टी है वो पूरे सोसाइटी की तो है, लेकिन पूरे सोसाइटी के नाम पे ओनरशिप नहीं डालना पड़ेगा। अगर हम लोग डालेंगे तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि अगर एक कंपनी की बात करता हूं तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी की होती है, लेकिन अगर एक बार कंपनी बंद हो जाती है तो कंपनी बंद होने के बाद वो प्रॉपर्टी मेंबर्स की बन जाती है, मतलब मेंबर्स को वो प्रॉपर्टी पे ऑफ की जाती है, उसको बेच बाच करके जो पैसे आते हैं वो मेंबर्स को वापस दिए जाते हैं। लेकिन रिलीजन कभी बंद नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोगों को कंपनी जैसा उसमें रूल अप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर्टी पूरे मेंबर्स की हो जाएगी, जितने भी उसमें मेंबर्स हैं, और वो लोग उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना मालिकाना हक जताना शुरू कर देंगे। और कंफ्यूजन आ गया, और झगड़े बढ़ गए कि ये मेरा है वो मेरा है। नहीं, रिलीजन किसी का नहीं होता है, ओके, रिलीजन के लिए लोग होते हैं, रिलीजन किसी का नहीं होता है, रिलीजन के लिए लोग होते हैं। तो अगर हम लोग सोशलाइज ना करें, उस इंस्टीट्यूशन को सोशलाइज ना करें, तो क्या करें? तो उसके लिए हमको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हेड बनाना पड़ेगा, और उसके हक में, उसके नाम पे उसकी सारी राइट्स, उसके सारे ड्यूटीज, उसके सारे अधिकार देने पड़ेंगे जो एक इंस्टीट्यूशन के होते हैं। जैसे कंपनी में कोई डिसीजन लेना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, तो यहां पे भी इस चर्च का ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही है, लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ही होगा जो उसका हेड होगा। ओके, एक सिंपल तरीके से समझना है। तो कंपनी में जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी को चलाते हैं, कंपनी के सारे डिसीजन लेते हैं, वैसे ही इस इंस्टीट्यूशन के जो चर्च का डिसीजन है वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेंगे, लेकिन इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बस एक ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा जो उसको चलाएगा, और उसके नाम पे सारे राइट्स, अधिकार, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। अब जो पर्सन, जैसे मान लो दिस इज द पर्सन, जो भी उनका नाम है XYZ, अब अगर मान लेते हैं इस पर्सन के नाम पे हमने चर्च की सारी प्रॉपर्टी, सारे अधिकार दे दिए, तो ये बंदा अपने खुद के नाम पे भी कुछ प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है इंडिविजुअल नाम में, साथ साथ चर्च की भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। ये सुनो, तो और कंफ्यूजन बढ़ गया कि क्या ये अकेला बंदा, क्या इस अकेले बंदे को हम लोग लायबल पकड़ेंगे? बिकॉज मान लेते हैं चर्च है, तो चर्च की कुछ लायबिलिटी है, चर्च ने कोई लोन उठाया है, तो चर्च ने लोन उठाया है, तो क्या इस बंदे को पकड़ेंगे? क्या इसको पे करने के लिए बोलेंगे? क्या इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हम लोग अटैच करेंगे? नहीं। तो इसीलिए ये जो चर्च है या फिर रिलीजियस बॉडी है, ये एक सेपरेट स्टेटस मानी जाएगी, एक कॉर्पोरेट स्टेटस माना जाएगा। मतलब इसकी लायबिलिटी और ये जो हेड है चर्च के, इनकी लायबिलिटी और चर्च की लायबिलिटी अलग अलग मानी जाएगी। इनके पास अधिकार है रिलेटिंग टू द चर्च, मतलब ये बंदा दो कैपेसिटी में काम कर रहा है, एक अपना इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो वो खुद है XYZ, एंड साथ साथ वो एक कॉर्पोरेशन सोल, मतलब एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ही है, एक कॉर्पोरेट एंटिटी है चर्च करके, लेकिन इसके सारे अधिकार एक सोल बंदे को दिए दिए हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कॉर्पोरेशन सोल। बात समझे ना? मतलब एक चर्च एक कॉर्पोरेशन सोल है, जहां पे बस अकेला बंदा क्या कर रहा है, सारे असेट्स को, सारे अधिकार को चला रहा है। मतलब चर्च को चलाने के लिए बस एक ही बंदा अपने 1% कंपनी को सुधारेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई कर जाएगा, लेकिन ये कंपनी नहीं है, ये कॉर्पोरेशन सोल है। जो रिलीजियस नेचर के वगैरह जो भी एंटिटीज होते हैं, वहां पे ये कॉर्पोरेशन सोल जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया जाता है। इंडिया में ज्यादा फेमस नहीं है,
इंडिया के बाहर जो है ये ज्यादा फेमस है। गेटिंग माय पॉइंट? समझे व्हाट इज माय कॉर्पोरेशन सोल? तो हमको ये समझना है कि क्या कोई कॉर्पोरेशन सोल क्या एलएलपी में पार्टनर हो सकती है? द आंसर इज नो। कोई भी कॉर्पोरेशन सोल, चर्च लिखो यहाँ पे, फिर आपको बातें समझ आएगी। चर्च, तो ये जो चर्च है ये कभी भी एलएलपी में पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन क्या ओपीसी एलएलपी में पार्टनर हो सकती है? जी हाँ, क्योंकि ओपीसी कंपनी एक्ट के अंदर एक कंपनी है। ठीक है, तो बताएंगे क्या कॉर्पोरेशन सोल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं है? आपको कहीं पर भी ये वाला नॉलेज नहीं मिलेगा, ये वाले पॉइंट सीखने को नहीं मिलेंगे। दिस इज द ओनली प्लेस वेर इन यू कैन गेट द नॉलेज अबाउट सच थिंग, कॉर्पोरेशन सोल। अगर आप यूट्यूब पे वगैरह सर्च करेंगे ना तो आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कॉर्पोरेशन सोल के बारे में। ओके, चलो। सो पहला एक एंटिटी जो एक एलएलपी में पार्टनर नहीं हो सकती वो है कॉर्पोरेशन सोल। दूसरी एंटिटी जो आपकी एलएलपी में पार्टनर नहीं हो सकती वो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग डिफाइंड इन सेक्शन नंबर 3 और एलएलपी डिफाइंड इन द एक्ट व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट स्पेसिफाई दिस लॉ। यानी कि जो ऊपर बॉडी कॉर्पोरेट बताया है इसको छोड़ के कोई और बॉडी कॉर्पोरेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, वो अपने एलएलपी में पार्टनर नहीं हो सकती। ओनली द बॉडी कॉर्पोरेट जो आपको ऊपर बताई गई है वही बॉडी कॉर्पोरेट आपके एलएलपी में पार्टनर हो सकती है। तो कोई भी कॉर्पोरेशन सोल, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन द डिफाइंड अबव, ये आपके एलएलपी में पार्टनर नहीं हो सकती। ओके, तो ये रहा डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एंड द डेफिनेशन इन द डेफिनेशन ऑफ द पार्टनर। तो बॉडी कॉर्पोरेट में ये लोग नहीं आते हैं, तो दीज आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू बी अ पार्टनर इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, तो बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनर का डेफिनेशन आपको क्लियर है। एक काम करेंगे, अभी के अभी इस डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेंगे। चलो, सो आपको बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन आपने पढ़ लिया है, पार्टनर के डेफिनेशन को भी क्लियर करवा देते हैं। एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट मे बी अ पार्टनर इन द एलएलपी, हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग द पार्टनर ऑफ एलएलपी इफ, मतलब मैंने आपको जो बताया कि इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल हो सकते हैं लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक ऐसे इंडिविजुअल है जो एलएलपी में पार्टनर नहीं हो सकते।
पहला, अगर वो इंडिविजुअल ही हैज बीन फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड बाय द कोर्ट, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा हुआ था कि ऐसा बंदा जो अनसाउंड माइंड है वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखता है। सेम पार्टनरशिप एक्ट में भी पढ़ा था, ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं रखता है वो पार्टनर नहीं हो सकता। तो यहां पे भी सेम बात है, जो भी बंदा इंडिविजुअल है लेकिन अनसाउंड माइंड है बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन एंड फाइंडिंग इज इन फोर्स, मतलब ऐसा पर्सन जो कोर्ट बोलता है कि ये अनसाउंड माइंड है, तो उस बंदे को हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, पार्टनर नहीं कर सकते इन द एलएलपी। व्हाट इज अनसाउंड माइंड? ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशन को एक रैशनल जजमेंट से नहीं समझ पा रहा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को याद करो। दूसरा, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। व्हाट इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट? अब जैसे ही कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंट होने के बाद उसके लिए एक कोर्ट से ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉन किया जाता है, उसके सारे असेट्स को बेचा जा सकता है, फिर उसके लायबिलिटी को पे ऑफ करा जाएगा, जो भी असेट बेच के पैसे आएंगे। अगर मान लेते हैं उसके असेट बेच के मेरे पास आ गए 100 करोड़ और उसकी लायबिलिटी है 120 करोड़, 20 करोड़ अभी भी बचे हुए हैं, तो 20 करोड़ के लिए वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब इंसॉल्वेंट तो है लेकिन अभी भी उसकी लायबिलिटी पे करनी बाकी है। अगर उसकी लायबिलिटी 80 करोड़ हुआ करती है, ओके ऐसा नहीं होगा लेकिन चलो मान ले 100 करोड़ है, तो उसकी लायबिलिटी अभी कुछ पे करना बाकी नहीं है, तो वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो गया। लेकिन ऐसा पर्सन जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ये भी बंदा एलएलपी में पार्टनर नहीं हो सकता। और तीसरा, अगेन इंसॉल्वेंसी के बारे में है, अगर वो उस बंदे ने अप्लाई किया हुआ है टू बी एडजुडिकेटेड, एडजुडिकेटेड यानी कि डिक्लेयर्ड, अगर उसने अप्लाई किया हुआ है कि प्लीज कोर्ट मुझको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, एंड उसकी एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है, मतलब अब तक उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया है लेकिन उसने एप्लीकेशन दे दिया है और अब तक उसका एप्लीकेशन पेंडिंग है, चाहे वो एप्लीकेशन वो खुद दे या उसके क्रेडिटर्स दे, अभी भी उसका इंसॉल्वेंसी पेंडिंग है, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन उसके बावजूद वो एलएलपी में पार्टनर नहीं हो सकता। तो कोई भी इंडिविजुअल एक एलएलपी में पार्टनर हो सकता है, शर्त यह है कि वो इंडिविजुअल अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, और ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करा हो और उसका अब तक एप्लीकेशन पेंडिंग हो। ये वाला बंदा आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं हो सकता। अब इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में और एक सवाल आ गया, बताएंगे कैन ए माइनर बी ए पार्टनर इन एलएलपी? क्या कोई माइनर एलएलपी में पार्टनर हो सकता है? यस, जवाब आ रहे मेरे पास। कुछ लोग बोल रहे हैं नो, स्नेहल जी बोल रही है यस हो सकता है बिकॉज एनी इंडिविजुअल कहा है, पाटिल जी बोल रही है, श्रुतिका, ऋतुजा, सानिया बोल रही नो, वैभवी जी, अलीशा जी बोल रही है नो। तो इसका आंसर देखो क्या होगा, क्या कहीं पर भी लिखा हुआ है कि माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इनटू एलएलपी? नो। तो यहां पे इसका आंसर आएगा माइनर एलएलपी में पार्टनर हो सकता है, ही कैन बी ए पार्टनर इनटू एलएलपी। देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शन, स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन ऑन ए माइनर टू बिकम अ पार्टनर इनटू द एलएलपी। सौरभ जी ने कुछ अपना कहना यहां पे बताया है, नो बिकॉज
इश्यूज, इससे रिलेटेड प्रोविजंस इंडियन मेजोरिटी एक्ट में लिखा होगा। यस इज गार्डियन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मीरा जी बोल रही नो, ओनली फॉर बेनिफिट के लिए। यस केदार जी, आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पे सही है, वो बेनिफिट के लिए ऐड किया जा सकता है। मतलब क्या है, स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा है कि अ माइनर कैन बी एडेड इनटू अ पार्टनरशिप फॉर द बेनिफिट्स, बिकॉज एलएलपी में मैं कब से आपको पार्टनर पार्टनर बोल रहा हूं, लेकिन एलएलपी में जो पार्टनर नहीं होते हैं, एलएलपी के होते हैं मेंबर्स। एलएलपी के होते हैं मेंबर्स, ओके। जैसे कंपनी के मेंबर्स होते हैं, वैसे एलएलपी के पार्टनर्स नहीं होते हैं, एलएलपी के होते हैं मेंबर्स। और ये मेंबर्स एक माइनर भी हो सकता है, लेकिन मतलब मेंबर और पार्टनर दोनों एक ही बात है, दोनों अलग अलग बातें नहीं है। लेकिन जो माइनर है वो अपनी लायबिलिटी को, मतलब एलएलपी की लायबिलिटी से अपने आप को मुक्त करवा सकता है। वो कभी भी ये नहीं बोलेगी कि मैं लायबल हूं, मतलब उसके शेयर के लिए लिमिटेड लायबिलिटी है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी तक भी उसकी लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर वो चाहे, कोई माइनर अगर एलएलपी में मेंबर बन गया या पार्टनर बन गया, तो वो अपनी लायबिलिटी से अपनी खुद की पर्सनल लायबिलिटी टूवर्ड्स द एलएलपी छोड़ सकता है कि नहीं, मैं इसके लिए लायबल नहीं हूं, आप अपना अपना देख लो। जैसे मान लो एलएलपी में कोई लोन उठाया 100 करोड़ का, और इसमें मान लो 4 मेंबर है, उसमें से एक माइनर है, तो ये माइनर मेंबर बोल सकता है आई एम नॉट लायबल टू पे 100 करोड़, आप तीनों मिल मिला के पे कर दो, बात खत्म, मैं लायबल नहीं हूं। ओके, इस प्रकार से वो बेनिफिट के लिए ऐड करा जा सकता है। मदाली जी, हैव नॉलेज ऑफ द फैक्ट। नहीं बेटा, ऐसे कुछ नहीं होगा, नॉलेज वगैरह नहीं है, बस प्लेन सिंपल इसका अर्थ है कि कोई भी माइनर एलएलपी में पार्टनर या मेंबर हो सकता है, प्रोवाइडेड, बस ये बात याद रखो कि अगर माइनर को हमने ऐड कर दिया तो वो बंदा एलएलपी की लायबिलिटी से अपने आप को मुक्त करवा सकता है। ही कैन से दैट आई एम नॉट लायबल फॉर एलएलपीज लायबिलिटी। ओके, क्लियर है? तो ये बातें लिख दो यहां पे, बस एक नोटिंग कर दो, नीचे एक नोटिंग करवा दूंगा मैं आपसे, नोट करवा दो जरूर। A minor can be a member, or I can say partner into LP. There is no statutory यानी कि by law prohibition for minor to become member of LLP, but minor member can release himself from the liability of LLP as a partner, or I can say member. Okay, ये बात याद रखो।
चलो डन, आगे बढ़ते हैं सर। ये पॉइंट को मैं मिटा देता हूं ताकि हमको अगले पॉइंट पे फोकस करना है। तो जैसे हमने कंपनी में देखा था कि एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 तक जा सकते हैं। हम 2, हमारे 200 प्राइवेट में, और पब्लिक में हम 7 है और हमारे अनलिमिटेड है। यानी कि पब्लिक में मिनिमम 7 लोग होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं बोलो? अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं। तो वैसे ही पार्टनरशिप में भी मिनिमम आपके 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। तो वैसे एलएलपी में क्या चीज है सर? तो एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होनी चाहिए। तो देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टनर्स। ओके, बेसिक सी बात है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो एक बंदा खुद से पार्टनरशिप तो नहीं बना सकता, तो मिनिमम 2 तो होने चाहिए। ओके, अब आप मुझको ये सारी बातें पढ़ने के बाद ये बताओ कि एलएलपी में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? हाउ मेनी पार्टनर्स कुड बी देयर इन ए एलएलपी? चलिए ये मत पढ़ो, ये अलग कहानी है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर में भी कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं लिखा है, मैं बोल रहा हूं आपको इसमें भी कुछ नहीं लिखा है। तो यहां पे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में बताया है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। आप अपना गेस लगा के बताओ कि एक एलएलपी में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। हाउ मेनी पार्टनर्स कुड बी देयर मैक्सिमम? आपको क्या लगता है? फटाफट जवाब दे दो। लेट्स सी हु कैन आंसर दिस। वेरी गुड प्रज्ञा जी। तो यहां पे मिनिमम 2 पार्टनर्स है, मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम इनफाइनाइट पार्टनर हो सकते हैं, अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं इन केस ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, तो ये है कहानी। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 पार्टनर तो होने चाहिए, मैक्सिमम आपके अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं। आप जितने चाहे पार्टनर एक एलएलपी में क्या कर सकते हो? लेके आ सकते हो। वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही है। मैक्सिमम कोई कैप लगाया नहीं है तो यहां पे हम लोग मानेंगे अनलिमिटेड। पाटिल जी 200 या अनलिमिटेड ये क्या चीज होती है? व्हाट काइंड ऑफ आंसर इज दिस? 200 या अनलिमिटेड, व्हाट काइंड ऑफ आंसर इज दिस? ओके, चलो। सो आज के लिए हम लोग रुकेंगे यहां पे ही। आज का अपना टाइम एग्जॉस्ट हो रहा है, बस 2-3 मिनट बचे हुए हैं, तो उसमें अगला वाला पॉइंट में पुटअप नहीं कर सकता बिकॉज इसमें थोड़ा डिस्कशन करना बाकी है। तो आई गेस आपका जो पहला लेक्चर है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, ये आपका क्लियर हो चुका है। क्या क्या बातें हमने इस पहले लेक्चर में पढ़ ली? तो सारी बेसिक बातें हैं जो हमने डिस्कस कर लिया। आज हमने डिस्कस कर लिया कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आया क्यों है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, इसमें कुल मिला के कितने सेक्शंस हैं, कितने स्केड्यूल्स हैं, हर एक स्केड्यूल में कौन कौन सी बातें हैं, कन्वर्जन के क्या क्या रूल्स है। रूल्स यानी कि डिटेल में रूल्स तो नहीं देखे, लेकिन एलएलपी में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी एंटिटीज कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में, इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इसमें कौन कौन पार्टनर हो सकता है, ये सारी बातें हमने आज के लेक्चर पे जो है वो डिस्कस कर ली है। आपका ये ड्यूटी बनता है कि जितनी भी बातें आज हमने पढ़ी हुई है उसको घर पे
निवान से, शांति से पूरी की पूरी बातें पढ़ लेना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, कल के लेक्चर पे आगे बढ़ेंगे विद द न्यू प्रोविजंस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नाउ बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर आई विल गिव यू अ केविएट कि प्लीज जितने भी बातें जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, चारों के चारों एक्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं। मेक श्योर दैट आप अपने रिवीजन चार्ट से उसको रिवाइज कर रहे हो, साथ साथ आप अपने क्वेश्चन बैंक से उसको क्या कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो। अब तक जिसका नहीं हुआ है प्लीज मेक श्योर दैट वो सारी बातें आप कर रहे हो। अपनी लिमिटेड पार्टनरशिप किसकी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यस, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जो टेस्ट है वो वेडनेसडे शाम को ड्यू है, तो इस बात को दिमाग में रख करके सारी बातें पढ़ेंगे। बस टेस्ट के लिए मत पढ़ो, आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए पढ़ो, ठीक है। चलो, सो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। मिलता है कल एट द सेम टाइमिंग, दैट इज 8 o'clock in the morning with the new provisions of the Limited Liability Partnership Act 2010. Till then, bye bye. Love you all.